डेट आती है 27 अगस्त 2010 और इस दिन CIA को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतने सालों से वो जिसको ढूंढने के लिए दिन रात एक कर रहे थे, आज वो उनको धोखे से मिलने वाला है। होता क्या है कि ओसामा का सबसे ट्रस्टेड कुरियर जो था, जिसका नाम इब्राहिम था, उसको किसी काम से पेशावर सिटी में जाना पड़ता है और पूरे पेशावर सिटी के अंदर ऑलरेडी जो सिग्नल्स थे वो CIA के रडार पे थे। अब जनरली इब्राहिम पेशावर जैसे एरिया में बात करने के लिए एक सिक्योर मेथड का यूज करता था, बट उस दिन आलस के चक्कर में वो पेशावर के पब्लिक एरिया में खड़े होके अपने पर्सनल फोन से ही अलकायदा के मेंबर से कुछ सेकंड्स के लिए बात कर लेता है। अब इब्राहिम ने ये जो एक फोन कॉल की थी, इसकी वजह से CIA तुरंत इब्राहिम की लाइव लोकेशन ट्रैक कर लेती है और जहां से खड़े होके इब्राहिम ने फोन मिलाया था वहां पहुंच जाती है। और पहुंचने के बाद वो इब्राहिम को पकड़ती नहीं है, बल्कि ट्राई करती है कि इब्राहिम का पीछा करके इसकी और जो लोकेशंस है उनका भी पता किया जा सके। अब इसके बाद इब्राहिम अपनी व्हाइट सुजुकी पोटोवर जीप, जिसके पीछे वाले स्पेयर टायर पे राइनो बना हुआ था, उसमें बैठ के चलने लगता है और इधर से CIA के एजेंट जो थे वो इसका पीछा करना स्टार्ट करते हैं। काफी देर तक CIA जो थी वो इब्राहिम की गाड़ी का पीछा करती है और फिर थोड़ी देर बाद इब्राहिम जो था वो अपनी गाड़ी को एबटाबाद में एक बिलाल टाउन है वहां की तरफ मोड़ लेता है और वहां थोड़ी दूर जाने के बाद वहां पे एक बहुत बड़ा कंपाउंड था, उसके अंदर इब्राहिम अपनी जीप लेके घुस जाता है। अब CIA की जो टीम थी वो बाहर खड़ी थी, वो रुक के डिस्कशन करना स्टार्ट कर देती कि आगे क्या किया जाए। मेनली ये लोग सोच रहे थे कि डायरेक्ट अंदर जाने की बजाय कुछ दिन तक इसी कंपाउंड को ट्रैक किया जाए कि इब्राहिम यहां से निकल के कहां जाता है और उसकी मदद से ये शायद ओसामा तक पहुंच सके। अब जब ये CIA के लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे तो इनका ध्यान इब्राहिम जिस कंपाउंड में घुसा था उस पर पड़ा और उस कंपाउंड को जब इन्होंने ध्यान से देखा तो वो कंपाउंड जो था इनको थोड़ा सा अजीब लगा। करीब 38,000 स्क्वायर फीट में ये पूरा कंपाउंड बना था, लेकिन इतने बड़े कंपाउंड में सिर्फ एक ही मेन एंट्री थी और दीवारें जो थी इसकी 18 फीट की ऊंची बाउंड्री बना रखी थी चारों तरफ और उन बाउंड्रीज के ऊपर भी बार्ब वायर लगा रखी थी। और ऊपर वाले फ्लोर को ये लोग देख के और ज्यादा सरप्राइज हुए, विंडोज नहीं थी और जो बैल्कनी थी उसमें 7 फीट की बाउंड्री करवा रखी थी। जनरली अगर आप बैल्कनी देखेंगे तो उसमें इतनी ऊंची बाउंड्री कोई नहीं लगवाता है। तो ये सारी चीजें देख के इनको डाउट होता है कि इब्राहिम के लिए इतना सारा अरेंजमेंट नहीं किया गया होगा, जरूर इब्राहिम के साथ इसमें कोई हाई वैल्यू टारगेट हो सकता है जो ओसामा तक पहुंचा दे। क्योंकि इस बात से ये लोग श्योर थे कि ओसामा इस कंपाउंड में नहीं होगा, क्योंकि वहीं थोड़ी दूर पे पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी भी थी। ओसामा इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के पास ही घर बना के रहने लगे। इनको लगता था कि ये कहीं गुफा वगैरह या फिर पहाड़ों के बीच में होगा। अब इसके अगले दिन फिर से इस कंपाउंड के पास ये लोग पहुंचते हैं। ये लोग कंपाउंड के अंदर जो एक्टिविटीज होती हैं उनको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं और जब और डिटेल्स इस कंपाउंड के बारे में पता चलती है तो और ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं लोग। इनको पता चला कि पिछले 5 साल से इस कंपाउंड के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो आसपास के जो घर हैं, जो लोग हैं, उनसे किसी से भी मतलब ही नहीं रखते थे और उस टाइम पे घरों के अंदर वायर्ड फोन लाइंस होती थी। तो इस कंपाउंड के अंदर कोई फोन लाइन नहीं थी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी किसी भी चीज का ये लोग यूज नहीं कर रहे थे। ये पूरा मिलिट्री एरिया था, उसके बाद भी यहाँ पे कोई सर्वेलांस कैमरा वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ था इस एरिया में। और आसपास के लोग और बच्चों से इन्होंने इनडायरेक्टली कुछ बातें पता करने की कोशिश की तो इनको लोगों ने बताया कि बहुत ही पैसे वाले हैं। एक बार क्रिकेट खेलते हुए बच्चों की बॉल चली गई थी कंपाउंड के अंदर, तो इन्होंने बॉल वापस नहीं करी बल्कि उसकी जगह जितने की बॉल थी उसका 10 गुना पैसा इनको दे दिया। अब CIA के एजेंट ये सारी डिटेल्स लेके इनके जो डायरेक्टर थे उस टाइम पे लियोन पुनीटा, उनको ये ईमेल लिखते हैं। उस ईमेल का टाइटल था क्लोजिंग इन ऑन ओसामा बिन लादेन कुरियर। मेनली इस पूरे ईमेल में इन्होंने ये लिखा था कि ये जो कंपाउंड है ये नॉर्मल नहीं है, हमें लग रहा है कि ये भी हो सकता है इसके अंदर ओसामा हो। अब जब ये ईमेल मिलता है लियोन पनेटा को, वो तुरंत एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं और इस प्रेजेंटेशन को बनाने के बाद ये सीधे प्रेसिडेंट बराक ओबामा के पास पहुंचते हैं कि देखिए ऐसे एक कंपाउंड मिला है जो कि पाकिस्तान के अंदर है, टीम को लग रहा है कि इसके अंदर ओसामा हो सकता है और इसके लिए हमें बिना पाकिस्तान को बताए पूरे कंपाउंड की एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी होगी। तो इस पे ओबामा कहते हैं कि भले ये कंपाउंड पाकिस्तान के अंदर है, आप बिना पाकिस्तान को कुछ बताए अपना काम स्टार्ट कर दो। अब जैसे ही व्हाइट हाउस से गो अहेड मिलता है तो सितंबर 2010 का स्टार्टिंग ही था, ये लोग इस कंपाउंड के बारे में पता करने में लग जाते हैं और ये सारे लोगों ने मिलकर एक कॉमन डॉक्यूमेंट बना लिया था जिसका नाम था एनाटॉमी ऑफ अ लीड। इसमें जो जो डिटेल्स इस कंपाउंड से रिलेटेड मिलती थी इसमें ये लोग ऐड कर देते थे, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। अब जब ये लोग इस कंपाउंड को ट्रैक कर रहे थे तो इसी बीच में इनको पता चलता है कि बीच बीच में इस कंपाउंड में जो औरतें रहती हैं वो एक फोन का यूज करके कभी कभी बात करती हैं और उस बात करने के दौरान ये झूठ बोलती हैं कि ये कुवैत में है, जबकि ये थी पाकिस्तान के एबटाबाद के उसी कंपाउंड के अंदर। कई दिनों तक ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो है दूर से रह के इस कंपाउंड को ऑब्जर्व करके इकट्ठा करते हैं और नवंबर
2010 में CIA की टीम जो थी, जो यूएस के अंदर बैठी थी, वो ओबामा के पास पहुंचती है कि इस कंपाउंड में ओसामा के होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, हमें जरूर इस कंपाउंड के ऊपर कोई एक्शन करना चाहिए, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ओसामा इसके अंदर मिल जाएगा। अब ओबामा ये सारी डिटेल सुनने के बाद पूछते हैं कि आप ये जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग कह रहे हो ये कितनी स्ट्रॉन्ग है, आप परसेंटेज में बताओ। तो जॉन ने उस टाइम पे कहा था 90%, उनकी टीम ने कहा 80% और CIA के डेप्यूटी डायरेक्टर माइकल मोरेल ने कहा 60%। और फिर उसके बाद ओबामा ने कहा कि ये जो कंपाउंड है पाकिस्तान के अंदर है, कोई एक्शन अगर हमें करना है तो थोड़ी और पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करनी होगी। ये भी हो सकता है कि ओसामा की जगह गल्फ का कोई शेख भाग के वहां पे रह रहा हो, या कोई और भी हो सकता है, और गलती से भी हमने कोई एक्शन लिया और ओसामा की जगह कोई और हुआ तो ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा रेपुटेशन खराब होगी और पाकिस्तान से भी रिलेशन खराब होंगे। अब यहां से CIA के एनालिस्ट की जो टीम थी उनको समझ में आ गया था कि और डिटेल इकट्ठी करनी होगी अगर इस कंपाउंड के ऊपर कोई एक्शन करना है। उनको ये तो लगने लगा था कि ओसामा है इसके अंदर, लेकिन उनको प्रूफ चाहिए था और उसके लिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि एबटाबाद का ये जो कंपाउंड है इसके पास कुछ ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनानी होगी और कोई लोकल बंदा जो ट्रस्टवर्दी हो उसको भी इंक्लूड करना होगा, वरना इस कंपाउंड की जो डिटेल्स हैं वो सही से नहीं मिल पाएंगी। तो CIA की जो टीम थी, इनके पास रिलेशन जो थे वो एक रिटायर पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर था, लेफ्टिनेंट कर्नल सईद इकबाल। इससे CIA की टीम के पास रिलेशन बहुत ही अच्छे थे। इन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल सईद इकबाल को इस पूरे कंपाउंड के बारे में बताया और कहा कि सीक्रेटली इसमें इनको इसकी मदद चाहिए। अब ये लेफ्टिनेंट कर्नल सईद इकबाल जो था, इसका एक दोस्त था डॉक्टर आमिर अजीज, जिसका घर ये जो कंपाउंड था उससे सिर्फ 80 यार्ड की डिस्टेंस पे था और उसकी छत से कंपाउंड के अंदर की कई सारी लोकेशंस दिखती थी। तो CIA की टीम ने इस रिटायर लेफ्टिनेंट कर्नल सईद इकबाल को आमिर के घर भेजने का डिसाइड किया और फिर सैयद इकबाल आमिर के घर पहुंच के थोड़ी देर तो इधर उधर की बात करता है, फिर वो कहता है कि मुझे आपके डॉग से मिलना है। एक्चुअली आमिर के घर के अंदर जो डॉग्स थे वो छत पे थे और इन डॉग से मिलने के बहाने रिटायर लेफ्टिनेंट कर्नल सईद इकबाल छत पे पहुंच जाता है और उसी छत के ऊपर से ये जो कंपाउंड था वहां पे मल्टीपल फोटोज खींच लेता है और वो फोटोज जो है वो CIA को लाके दे देता है। इस कंपाउंड से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स मिल रही थी उसको जोड़ा जा रहा था और इसका टास्क जो था वो CIA की एक अलग टीम थी जिसको गीना बेनेट लीड कर रही थी। ये जो टीम थी इसका काम था इस पूरे कंपाउंड का एक्चुअल लेआउट बनाना, जितनी भी छोटी छोटी डिटेल्स मिल रही हैं उसको कलेक्ट करके। और फिर सेम वीक में इन्होंने इस कंपाउंड से 1 माइल की दूरी पे एक ऑफिस भी रेंट पे लिया और इस ऑफिस को CIA का कैंप बना दिया। सारी की सारी जो मीटिंग्स होती थी वो इसी ऑफिस में होती थी जो CIA के कैंप की तरह एक्ट करता था। इस पूरे एरिया में ये जो कंपाउंड जहां पे था वहां पे जब ये CIA के एनालिस्ट जाते थे तो आवाज ज्यादा ना हो इसके लिए इन्होंने उस टाइम पे लेक्सस कोच कार चलती थी उसको लिया था और उसमें बैठ के लोग जाते थे और मुआयना करते थे पूरे एरिया का। CIA के एनालिस्ट की जो पूरी टीम थी 1 सेकंड के लिए भी इस पूरे कंपाउंड को अपनी मॉनिटरिंग से दूर नहीं करती थी। इस कंपाउंड को ट्रैक करने के लिए इन्होंने इंफ्रारेड कैमरा और नाइट विजन कैमरास लगाए थे ताकि ह्यूमन हीट से थर्मल इमेजेस इकट्ठी करी जा सके और नाइट विजन कैमरा से रात में सारी मूवमेंट ट्रैक करते थे और एक रिपोर्ट बनाते थे। इनको एक एक चीज पता चल गई थी कि ये जितने भी लोग हैं कितने बजे खाते हैं, कितने बजे सोते हैं और कितने बजे घूमने आते हैं। कंपाउंड के आसपास जितने भी पॉपुलर ट्रीज थे सब में लिस्टिंग डिवाइस तक लगा दिए गए थे ताकि गलती से कोई भी बात हो तो वो सुनाई दे। अब इसके बाद दिसंबर 2010 स्टार्ट हो गया था और अभी तक इन्होंने जितनी भी डिटेल्स इकट्ठी की थी उससे इन्हें इतना पता चल गया था कि इस कंपाउंड के अंदर 20 से 22 लोग रहते हैं, जिसमें इनको तो लग रहा था कि ओसामा है और ओसामा की 3 वाइफ और बच्चे इकबाल और अबरार जो हैं उसकी फैमिली इसके अंदर रह रही है। और इसके साथ साथ इन्हें यह भी पता चला था कि इस कंपाउंड के अंदर से रोज एक आदमी हैंड रिटन नोट्स भेजता है जो इब्राहिम एज अ कोरियर बन के आगे पहुंचाता है और इस तरीके से पूरे अलकायदा के अंदर जितने भी लड़ाके वगैरह थे उनको मैसेज मिलता था और आगे की प्लानिंग डिसाइड होती थी। CIA की टीम बहुत ज्यादा श्योर थी कि इस तरीके के मैसेज कंपाउंड के अंदर से बैठ के ओसामा ही भेज सकता है, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। CIA की टीम दिन रात बस वो एक प्रूफ ढूंढने में लगी थी जिसको ढूंढ के USA भेजा जा सके और तब जाके इस कंपाउंड के ऊपर कोई एक्शन प्लान किया जाए और ओसामा को पकड़ा जाए। अब इसके बाद दिसंबर के लास्ट वीक आते आते CIA की टीम जो मॉनिटरिंग कर रही थी उन्होंने डेली बेसिस पे एक एक्टिविटी नोटिस की। इस कंपाउंड के अंदर जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर है इसमें एक लंबा आदमी बैल्कनी में आता है और तेज वॉक करता है कुछ देर के लिए और फिर अंदर चला जाता है
है और शेड्स वगैरह लगा के बालकनी में ऐसे अरेंजमेंट किए गए थे जिससे उस लंबे आदमी का चेहरा नहीं दिखता था, बस वॉल के ऊपर उस आदमी की शेडो दिखती थी। और ओसामा की जो हाइट थी वो भी 6 फुट 4 इंच थी। तो सिर्फ उस परछाई के बेसिस पे सीआईए की टीम ने वॉल और परछाई यानी कि शेडो जो थी उसका रेशियो निकाल के एक रिपोर्ट बनवाई, लेकिन उस रिपोर्ट में भी एग्जैक्ट हाइट नहीं आ पाई, एक रेंज आई। उस रिपोर्ट में यह आया कि जो आदमी वॉक करता है उसकी हाइट 5 फुट 5 इंच से लेके 6 फुट 8 इंच तक हो सकती है। तो ये रेंज बहुत लंबी निकलती है, तो इससे भी ये किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन सीआईए की सारी टीम एक कंक्लूजन पे पहुंच गई थी कि जो लंबा आदमी है जो इस कंपाउंड में रोज आता है, बालकनी में घूमता है, ये इस पूरे कंपाउंड का हेड है, क्योंकि ये अकेला आदमी था उस 20 से 25 लोगों में जो आसपास लोग काम कर रहे थे उनकी कभी भी मदद नहीं करता था। तो इससे सीआईए की टीम को यह पता चल गया था कि यही मेन आदमी है और यही ओसामा भी हो सकता है जो टॉप फ्लोर पे रह रहा है। अब इसके बाद सीआईए की टीम आपस में मिलकर डिसाइड करती है कि अगर जमीन के अंदर खुदाई करके अगर इस कंपाउंड के सीवेज का एक्सेस मिल जाए तो ह्यूमन वेस्ट से डीएनए मिल जाएगा और फिर श्योरिटी मिल जाएगी कि ओसामा इस कंपाउंड के अंदर है कि नहीं। ओसामा के जो फादर थे उन्होंने 22 शादियां की थी और ये 56 भाई बहन थे। तो सीआईए की टीम के पास ऑलरेडी ओसामा की जो फैमिली थी उसका डीएनए था और ये जो प्लान था सीवेज तक पहुंचने का, इसको ये लोग कई दिन तक बढ़ाते भी हैं और फिर लास्ट में ये इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जमीन के अंदर इतनी ज्यादा खुदाई और मूवमेंट होगी तो कंपाउंड के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको शक हो जाएगा। और 10 साल बाद ओसामा को ये जो पकड़ने का एक लौता मौका मिला है, ये हाथ से निकल जाने का डर है। तो ये प्लान तो ये ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन इसके बाद सीआईए की टीम एक नई चीज करती है। होता क्या है कि पाकिस्तान के अंदर एक लोकल डॉक्टर था जिसका नाम था शकील अफरीदी। अब इस डॉक्टर के पास सीआईए की एक सीक्रेट ऑपरेटिव थी केट, इनके पास जाती हैं और कहती हैं कि ये सेव द चाइल्ड नाम से एक एनजीओ चलाती हैं जिसमें जितने भी गरीब बच्चे हैं उनकी मदद की जाती है। और फिर वो डॉक्टर अफरीदी के सामने एक प्रपोजल रखती हैं कि एबटाबाद जो है यहाँ पे बच्चों को पैसे की कमी की वजह से हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो है वो नहीं लग पा रही है और इनका एनजीओ जो है वो इस एरिया के गरीब बच्चों के लिए हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन की कैंपेन चलाना चाहता है। एक्चुअली सीआईए जो था उनका प्लान ये था कि वैक्सीन लगाने के बहाने इस कंपाउंड के अंदर जाएंगे, इनके बच्चों को उसी बहाने डीएनए मिल जाएगा और इससे पता चल जाएगा कि ओसामा अंदर है कि नहीं। शुरू में तो डॉक्टर अफरीदी जो है वो इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, लेकिन ये जो सीआईए की सीक्रेट ऑपरेटिव थी केट, ये अपने कलीग सू से डॉक्टर अफरीदी को मिलवाती है और सू क्या करती हैं, डॉक्टर अफरीदी के पर्सनल अकाउंट में $55,000 ट्रांसफर कर देती हैं। अब पैसा मिलने के बाद अफरीदी बिना अपना दिमाग लगाए वैक्सीनेशन का काम स्टार्ट कर देते हैं। अफरीदी को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हैं। अफरीदी ने बिना कुछ सोचे वहीं पास में एक आयूब मेडिकल कॉलेज था, वहां से नर्सेज और हेल्थ केयर वर्कर्स को रिक्रूट किया और नवा शहर से लेके बिलाल टाउन तक के एरिया में वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट कर दी। हर जगह पे पोस्टर लगा दिए कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एमसन वैक्सीन लगाई जाएगी इस एरिया के अंदर बच्चों को। अब वैक्सीन की ड्राइव स्टार्ट होती है और डॉक्टर अफरीदी अपनी टीम के साथ उसी कंपाउंड के पास पहुंचते हैं जिसका इंतजार सीए वाले बहुत दिनों से कर रहे थे। और पहुंचने के बाद डॉक्टर अफरीदी जैसी बेल वगैरह बजाते हैं, इब्राहिम निकल के आता है और इन सबको भगा देता है। सू और केट जो है उनके कहने पे लोग फोन से भी कई बार ट्राई करते हैं इधर उधर से नंबर निकाल के, लेकिन वहां पे भी बात नहीं बनती है और सीआईए का ये जो प्लान था वो भी फेल हो जाता है। अब डॉक्टर अफरीदी ने पैसों के चक्कर में ड्राइव तो कर दी थी, लेकिन उनको पता नहीं था कि इसके पीछे यूएसए उनसे क्या करवा रहा था और इस एक गलती की वजह से डॉक्टर अफरीदी को 33 साल की सजा हुई। आज की डेट में भी ये जेल में पाकिस्तान से गद्दारी करने के नाम पे। अब ये प्लान फेल होने के बाद सीआईए जो था वो और चीजें एक्सप्लोर करने लगती है ताकि और डिटेल्स मिल सके। वहीं दूसरी तरफ इस कंपाउंड के अंदर एक अलग ही कहानी चल रही थी। कंपाउंड के अंदर इब्राहिम और अबरार ये जो थे ये पिछले कई सालों से छुपते छुपाते इस कंपाउंड के अंदर डेली एक्टिविटी करते करते थक चुके थे। इनकी हेल्थ बहुत डाउन हो गई थी। इब्राहिम को कैंसर हो गया था और एकदम वीक हो चुका था इब्राहिम, और अबरार जो था उसकी डिप्रेशन की दवाइयां चल रही थी। और ये वैक्सीन वाला जो इंसिडेंट हुआ था इसके कुछ ही दिन बाद इब्राहिम और अबरार जो थे वो ओसामा के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि हम ऐसे भाग भाग के थक गए और अब इस कंपाउंड में वो रह नहीं पाएंगे। तो ओसामा इनकी बात समझ जाता है और वो कहता है कि इसी साल 11 सितंबर 2011 को जो हमने हमला किया था यूएसए के ऊपर उसकी 10th एनिवर्सरी है, तो इस डेट तक रुक जाते हैं और उसके बाद तुम लोग जेदा में रिटायरमेंट हाउस खरीद लेना और मैं भी यहां से निकल जाऊंगा और इस कंपाउंड को बेच देंगे। तो कहने का मतलब है कि अब कुछ ही महीने बचे थे ओसामा के इस कंपाउंड को छोड़ के जाने के लिए, और सीआईए अगर अब और डिले करता तो ओसामा शायद फिर से कई सालों तक इनके हाथ नहीं आता। और ये जो चीज थी इसके बारे में सीआईए वालों को भी रियलाइजेशन हो गया था कि ज्यादा दिन तक अगर वेट करेंगे तो ओसामा यहां से निकल जाएगा। तो इस पर्टिकुलर टाइम तक एक चीज और हो गई थी कि जितनी भी डिटेल्स मिली थी उन सब का यूज करके और सैटेलाइट इमेजेस वगैरह जो थी बाकी टेक्नोलॉजीज का यूज करके सीआईए एनालिस्ट गीना बेनेट जो थी
उन्होंने इस पूरे कंपाउंड का लेआउट रेडी कर लिया था कि कौन सी चीज कहां है, सीढ़ियां कहां पे हैं, उसमें कितने स्टेप्स हैं, गाड़ी कहां पे खड़ी है, हर एंगल से वॉल की हाइट कहां पे कितनी है, ये सारी चीजें मेंशन थी इस डॉक्यूमेंट में। और इस डॉक्यूमेंट का नाम रखा था इन्होंने सेंसिटिव साइट एक्सप्लॉइटेशन, SSE। और कंपाउंड के अंदर जितने भी लोग रह रहे थे, हर एक मेंबर, ओसामा, इब्राहिम, अबरार, सबका इन्होंने कार्ड बनाया था। ये उसकी ओरिजिनल कॉपी है। इसमें आप देख सकते हो कौन कौन से फ्लोर पे रह रहा है, उसकी हाइट कितनी है, एक एक डिटेल्स मेंशन। और इस डॉक्यूमेंट के कंप्लीट होने के बाद गीना जो थी वो 100% श्योर थी कि ओसामा इस कंपाउंड के अंदर है। और बाकी की टीम भी ये चाहती थी कि अब इस कंपाउंड के अंदर एक्शन होना चाहिए, वरना 10 साल से जो ओसामा के पीछे लगे हुए हैं, दोबारा से ओसामा निकल जाएगा इनके हाथ से। अब इसके नेक्स्ट डे CIA के टॉप एनालिस्ट लियोन पेनेटा, एडमिरल मैकरेवन, माइक मुलिन, जेम्स कार्टराइट और पेंटागन के काउंटर टेररिज्म एडवाइजर माइकल विकर्स व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में पहुंचते हैं और ओबामा के साथ मीटिंग करते हैं। इस मीटिंग से पहले ही इन्होंने नेशनल जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस एजेंसीज की हेल्प से पूरे कंपाउंड का एक मॉडल बना लिया था, जिसमें फ्लोर बाय फ्लोर एक एक चीज मेंशन थी, जैसे कंपाउंड में एक्चुअल में थी। और इसी मीटिंग के अंदर ये सारे लोग मिलकर कंफर्म करते हैं कि अब एक्शन करना होगा। और ओबामा जो थे वो भी इस चीज के लिए एग्री कर जाते हैं।